हेलो फ्रेंड्स, रेलवेज का एग्जाम शेड्यूल आ चुका है और यह डिटेल्ड एग्जाम शेड्यूल है। मतलब कि इसमें आपको मालूम होगा कब कब एग्जाम है। फ्रेंड्स, एलपीज का 25 से 29 तक है। टोटल 5 डेज में एग्जाम होगा इसमें। आरपीएफ एसआई का 2/12 से 12/12 तक है, दिसंबर में होगा। और टेक्नीशियन का क्या है, 18 से 29 दिसंबर में होगा। जेई का भी 13 से 17 दिसंबर में ही होगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो आपका एग्जाम होने वाला है एएलपी का, मोस्टली कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो सारे वैकेंसी के लिए अप्लाई किए हैं, बस आरपीएफ एसआई का छोड़ करके, क्योंकि इसमें हाइट और रनिंग वगैरह के इश्यूज थे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि आरआरबी एएलपी का जो है 22 डेज है, जिसका लास्ट में है उसको 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन ऐसे एक्स्ट्रा मिल सकता है। और आरपीएफ एसआई का 30 डेज में है। और अगर हम बात करें कि जो टेक्नीशियन है तो 45 प्लस 10 डेज है, और जेई का 40 प्लस 4 दिन है टोटल। अब इसमें थोड़ी सी और बात करते हैं हम, उसके बाद चर्चा करेंगे क्या करना चाहिए। और मैंने क्या किया था कि मेरा जेई, टेक्नीशियन और फिर एएलपी सारे एग्जाम्स क्वालिफाई हुए थे। तो फ्रेंड्स, प्री ट्रेवल के लिए आपको एग्जाम सिटी के लिए और एग्जाम डेट के लिए 10 दिन पहले आपको नोटिस आ जाएगी आरआरबी की वेबसाइट पर। तो आप लोग उसके लिए ज़्यादा एकदम तनिक से भी परेशान नहीं हुई। और जो आपका एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड है, जिसे आप लोग ई कॉल लेटर भी कहते हैं, वो 4 दिन पहले आएगा। जरा सा भी परेशान नहीं होना है। और फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जिस भी कैंडिडेट ने अपना आधार सत्यापन नहीं किया है और उसको लगता है कि वो इस बार एग्जाम क्वालिफाई कर लेगा, तो उसको मेरे ही हिसाब से आधार का वेरिफिकेशन rrbapply.gov.in पर जाके जरूर करना चाहिए, क्योंकि बिना आधार वेरीफाई किए वो लोग आपको एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं देंगे। और हो सकता है कि आप एग्जाम सेंटर पर जाके परेशान हुए, टेंशन में आए, तो अल्टीमेटली आपको पेपर देने में प्रॉब्लम कर सकता है। फिर आगे के पॉइंट्स हैं, सीबीटी जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, इसमें टोटली मेरिट बेस्ड पे सिलेक्शन होगा, किसी भी फ्रॉड से आप बचे रहिए। अब फ्रेंड्स, हम आगे बात करेंगे कि एग्जाम बहुत कम दिन का है और इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स को एंजाइटी, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं एंजाइटी, हिंदी में इसे बोलते हैं तनाव। और फिर क्या है कि टेंशन हो जाती है कि अब तो 20 दिन बचा, 22 दिन बचा, सारा कुछ पढ़े हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। कॉन्फिडेंस कैसे आए और उसके बाद एग्जाम में कैसे बेहतर परफॉर्म करें। क्योंकि फ्रेंड्स, मैंने 2018 का एग्जाम दिया था। मेरे कई सारे फ्रेंड्स ऐसे थे कि जो अभी तक एग्जाम्स क्वालिफाई नहीं कर पाए। हाँ, वो ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं की थे, पढ़ाई उनके पास अच्छी किए थे, लेकिन प्रॉब्लम थी कि वो एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। कारण बहुत सारा था, मेन कारण था टेंशन हो जाती थी यार, हमको आते हुए क्वेश्चन नहीं बन पाते थे, मैं घबरा जाता था। इन सब चीजों से बचने का जो मैंने तरीका अपनाया था, मैंने आरआरबी के सारे एग्जाम क्वालिफाई किए थे, जिसके लिए मैं फिजिकली फिट था। तो मैं बताता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले आप लोग ऐसा नहीं कि 12 से 20 घंटा का स्टडी टाइम टेबल बना लीजिए। आप लोग जो रियल टाइम टेबल है उसको बनाइए। जो भी 6 से 8 घंटा, 10 घंटा है, इसको आप लोग बनाइए और फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं कि आप 15-15 घंटे का शेड्यूल बना लिए, सब बेकार की बात है। उसके बाद प्राथमिकताएं सेट कीजिए। प्राथमिकता का मतलब यह है कि जैसे आपने 4 सब्जेक्ट हैं, मैथ और फिर जनरल साइंस, फिर जनरल नॉलेज और फिर रीजनिंग और करंट अफेयर। अब आपको मालूम है कि आप पिछले 6 मंथ से क्या पढ़ाई किए हैं, तो अब इसमें आपकी प्राथमिकता मालूम है कि नहीं यार, हमारा पोर्शन करंट अफेयर वाला हमको फोकस करना है। करंट अफेयर पे स्पेशल टाइम दीजिए, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना भी है। तो इस तरीके से आप अपनी प्राथमिकता को सेट कीजिए कि नहीं, किस काम को हमको पहले करना है, इसको फिक्स कीजिए। फिर जो अगला पॉइंट आता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बेसिस पे आप मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट आपको हेल्प करेगा कि आप कहाँ मिस कर रहे हैं। ऐसा नहीं, देखिए हमारे साथ क्या होता था कि हम कभी मॉक टेस्ट से डरे नहीं, चाहे मेरा मॉक टेस्ट में कम अंक आए चाहे ज्यादा आए। लेकिन मेरे साथ के जो बहुत सारे लड़के थे, वो मॉक टेस्ट में, जैसे एक मॉक टेस्ट में 75 नंबर में से आ गया उनका
40 नंबर 45 नंबर, तो वो बहुत डर जाते थे कि नहीं मेरा अच्छा नहीं जा रहा है, इसीलिए मैंने मॉक टेस्ट देना बंद कर दिया। यही पॉइंट होता है फ्रेंड्स कि आपका 45 क्यों आया, काहे नहीं 55 आया। तो यहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं और करना भी चाहिए कि आपकी मिस्टेक कहाँ होती है, तो यहाँ पे आपको हेल्प मिल सकती है। फिर उसके बाद आप अपना जो जहाँ पढ़ाई करते हैं वहाँ पे उसको ऑर्गेनाइज कीजिए कि कब कैसे पढ़ना है। फ्रेंड्स यह तो रहा पढ़ाई से रिलेटेड चीज। दूसरी पॉइंट क्या होती है कि कैंडिडेट्स स्ट्रेस में इसलिए आ जाते हैं क्योंकि वो टेबल पे बैठे बैठे या लाइब्रेरी में बैठे बैठे परेशान हो रहे हैं, कोई उनसे बात करने को नहीं है, वो अपनी प्रॉब्लम किसी से डिस्कस कर नहीं सकते हैं। तो हमारे ख्याल से उनको क्या करना चाहिए कि सबसे पहली बात तो एक्सरसाइज करनी चाहिए। आपके मॉर्निंग का रूटीन यह होना चाहिए कि अगर आप लेट नाइट सोते हैं तो आप थोड़ा सा इसको फास्ट कीजिए, हार्डली 11 to 12 ओ क्लॉक तक नाइट में सो लिया कीजिए। मॉर्निंग में क्या है कि आप लगभग 6 बजे तक 5 बजे तक जग जाया कीजिए, और जगने के बाद जो भी डेली रूटीन है आप उसको कंप्लीट कीजिए, लेकिन 15 से 20 मिनट की आप एक्सरसाइज जरूर कीजिए। बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने इसको एक्सेप्ट किया है, बहुत सारे कैंडिडेट्स का मैं इंटरव्यू देखा हूँ जो यूपीएससी के एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं, वो इसको हमेशा एडवाइज करते हैं। और यह एक्सरसाइज ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें आपकी हार्ट बीट अप हो जाए, मतलब कि थोड़ा सा लगे कि आप थक गए हैं। तो यह तो एक्सरसाइज के विषय में हो गया। इसमें आप डीप ब्रीदिंग ले सकते हैं जब एग्जाम में बैठे हैं, और उसके बाद क्या है मेडिटेशन, माइंडफुलनेस थोड़ी बड़ी चीज हो जाती है, लेकिन आप पहले से प्रैक्टिस करते हैं तो इसको जरूर कीजिएगा। लेकिन फिजिकल एक्सरसाइज ये जो 15 से 20 मिनट की है बहुत मोस्ट है। फिर उसके बाद फ्रेंड्स बहुत से कैंडिडेट क्या करते हैं कि भोजन लेना बंद कर देते हैं, या टाइम पर पानी नहीं पीते हैं, या फिर जो अन्य काम होते हैं उनको लगता है कि नहीं इसको थोड़ा स्किप करते हैं या छोड़ देते हैं, अभी के लिए बाद में देख लेंगे। तो क्या है कि इसको भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, समय पर भोजन और सही भोजन लीजिए। ऐसा नहीं कि अनाप शनाप की चीजें खा लें बीमार हो जाएं। अगर आपका 20 घंटा भी गया तो एक सब्जेक्ट का रिवीजन का टाइम लेके चला गया। फिर पानी क्या है फ्रेंड्स बहुत जरूरी होता है। आपको हमेशा नींद आएगी अगर आप स्लीपी स्लीपी फील करेंगे, अगर आपकी बॉडी में वाटर कम है तो आपको पानी भी क्या है पीना चाहिए। उसके अलावा जो भी कैंडिडेट जेन्युइन है, नशाखोरी, हाइड्रो अल्कोहल वगैरह, सिगरेट वगैरह नहीं पीना है आपको। फिर फ्रेंड्स रात को सोते समय आपको यह भी ध्यान देना है कि जब भी आप सोने जाएं तो अफर्मेशन का मतलब होता है कि पॉजिटिवनेस, अपने अंदर आप पॉजिटिवनेस डालें कि नहीं आज मैंने जो काम किया है वह बहुत अच्छा किया है, यह मुझे सफलता की तरफ अग्रसर ले जाएगा, आगे की तरफ बढ़ाएगा। तो अफर्मेशन फ्रेंड्स बहुत जरूरी है। अपनी सक्सेस को आप इमेजिन कीजिए कि नहीं यार मैं सक्सेस हो रहा हूँ और मैं इस बार किसी भी हालत में इस एग्जाम को क्रैक करूंगा ही करूंगा। फिर फ्रेंड्स आप पर डे 15 से 20 मिनट जो आपके अच्छे मित्र हैं, जो आपके शुभ चिंतक हैं, आप उनसे क्या है कि बातचीत कीजिए फोन पर, या फिर जैसे भी आप उनसे मिल सकें तो इतनी चीजें कीजिए। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ एलपी के एग्जाम के लिए है, आप जेई का भी दे सकते हैं, आरपीएफ का भी दे सकते हैं। और जो कैंडिडेट्स पिछले 4 से 5 वर्षों से लगातार छंट रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, सब कुछ आते हुए भी भूल जा रहे हैं, तो उनके लिए मैं एक और तरीका सजेस्ट करता हूं कि जब भी एग्जाम में बैठें, अगर उनको कोई भी लगे कि नहीं यार अब वो नर्वस फील कर रहे हैं या फिर उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है, क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो खूब गहरी सांस लें, खूब गहरी सांस लें। कम से कम गहरी सांस का मतलब यह है कि उनको सांस पेट की नाभि से लेना है, पेट की नाभि से लेना है, कम से कम 5 से 6 बार लेना है। इतना करने के लिए आपको लगभग 20 सेकेंड का टाइम चाहिए। तो अगर आप इतना करते हैं तो इंस्टेंट आपको नर्वसनेस खत्म होगी, और थोड़ा आपको कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा। क्योंकि इस गला काट कंपटीशन है भैया, यहाँ पे अगर आप अपने आप को नर्वस कर लेते हैं
तो अगला आदमी तो नर्वस करने के लिए ही बैठा है। और एग्जाम में फ्रेंड्स अब पहले जब जाते हैं तो कैंडिडेट्स के साथ डिस्कशन तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं कीजिए कि तुम क्या कर रहे हो, कैसे किए थे, किस टॉपिक को नहीं किए हो, किस टॉपिक को किए हो। इसमें क्या है कि आपके कॉन्फिडेंस को ये चीज़ें डाउन करती हैं। तो ये सारी बातों का ध्यान रखिएगा आप लोग। और भी अगर कोई डाउट है तो हमें आप लोग कमेंट कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।